युवान एग्रो फार्म 5000 गोट्स का घर है, जिसमें 70 से ज़्यादा हम लोग टीम मेंबर मिलकर इनको संभालते हैं। ये फीड मिक्सर मशीन है, ब्राजीलियन इंपोर्टेड है। इस मशीन का फायदा ये है कि अगर 1 टन के अनाज में अगर 100 ग्राम भी हम दवाई डालते हैं या कोई भी मिश्रण डाल रहे हैं तो ये पूरी की तरह उसको मिलाती है और 100% उस पूरे 1 टन में वो 100 ग्राम दवाई पूरी की पूरी मिल जाती है। 5 शेड हैं प्रॉपर, यहाँ जो बड़े शेड है तो 1 लाख स्क्वायर फीट में, और सारे शेड ही हमारे एलिवेटेड है। आपने बकरियों के लिए ये जो ग्रूमिंग ब्रश लगाए हैं उसके बारे में आपको? जितने भी हमारा पूरा प्रेमाइसिस है 150 से ज़्यादा ये ग्रूमिंग ब्रश लगे हुए हैं, और इन ग्रूमिंग ब्रश से ये होता है कि ये थोड़े स्ट्रेस में कम रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं, तो मैं मना करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप खुद वहाँ नहीं बैठे हैं और तो स्टाफ के दम पे ये काम बहुत दिनों तक तो नहीं है। 5,500 जानवर अगर आप पाल रहे हैं तो मेरा यही राय होता है कि आप एलिवेटेड सेट पे जाइए। एलिवेटेड सेट का फायदा ये होता है कि बीमारियां कम होती हैं, जानवर हाइजीन रहता है, अमोनिया से परेशान नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग यूट्यूब को देख के सोच लेते हैं कि मैं बकरी पालन कर लूँगा। कभी भी बकरी सस्ती नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे पास जो दाने का स्टोरेज रूम है वो 700 टन का है। 700 टन दाना सारा मिला के हमारे पास एक टाइम पे रहता है। किसान भाइयों, आज मैं खड़ा हूँ भारत के सबसे बड़े 5 स्टार गोट फार्म में, जहाँ 5, 10, 50, 500 नहीं, पूरी 5000 बकरियाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरी 5000 बकरियाँ। इसके साथ इस फार्म में बकरियों को 5 स्टार सुविधा दी जाती है, जिसमें कि ग्रूमिंग ब्रश से लेकर एलिवेटेड शेड तक है, और इसके साथ इस फार्म को 70 से भी ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस फार्म के बारे में कि किस तरीके से इस फार्म को मैनेज किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आपने अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम DK सिंह है और हमारा ये युवान एग्रो फार्म फतेहाबाद रोड आगरा पे स्थित है, और ये 5000 गोट्स का घर है, जिसमें 70 से ज़्यादा हम लोग टीम मेंबर मिलकर इनको संभालते हैं। तो सर, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फार्म है, आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे की, यहाँ तक कैसे आए, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। कितने टाइम से आप इसको कर रहे हैं? देखिए, वैसे प्लानिंग तो हमारे 4 साल से 5 साल के बीच में प्लानिंग चल रही है, और पिछले 2.5 साल से 2.5-3 साल पहले हम लोगों ने 100 जानवर लाए और 100 एनिमल्स को पाला। उसमें मोर्टेलिटी भी हुई। मेडिकल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में वेटनरी डॉक्टर जितने भी होते हैं वो या तो बड़े पशुओं के होते हैं या डॉग्स और कैट्स के होते हैं। तो उस एक चैलेंज था हमारे लिए कि अगर बड़ा फार्म करना है तो हमें अच्छे वेटनरियन चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रखा, फिर कुछ लोग सेट हुए। आज 6 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ रहते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इस एनिमल के बारे में समझा कि इनका क्या बर्ताव होता है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में कौन सी बीमारियां होती हैं, खाना में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और फिर जाके हम लोगों ने जब उसको सक्सेसफुली समझा, उसके बाद ये फार्म का सेटअप किया। तो सर, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आपका फार्म है, एक तो कितने एरिया में बना हुआ है और उसके अंदर शेड कितने हैं आपके? हमारा ये करीबन 7 बीघे में करीबन बना हुआ है। 2.5 से 3.5 एकड़ से ऊपर की लैंड है, और 5 शेड हैं प्रॉपर, यहाँ जो बड़े शेड हैं तो 1 लाख स्क्वायर फीट में, और सारे शेड ही हमारे एलिवेटेड है। और बाकी एरिया और भी है करीबन 40 से 50,000 स्क्वायर फीट, जिसमें फीड रूम, भूसा घर, स्टाफ क्वार्टर, और हमारे 30 से 40 स्टाफ यहीं रहते हैं। और उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था है, लॉन्ड्री है, हमारा हॉस्पिटल है जो एनिमल हॉस्पिटल है। तो ये करीबन 1.5 लाख के स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है जो कंस्ट्रक्शन है, और 2.5 से 3 लाख स्क्वायर फीट हमारा बाकी एरिया है। तो अब सर, मैं एक चीज़ सबसे मेन ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हैं, सबके दिमाग में लगभग सभी के दिमाग में यही चीज़ होता है कि हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अगर हुआ तो सही, नहीं तो किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे, किसी बड़ी सिटी में रहेंगे। लेकिन आप गोट फार्मिंग में आए, ये जो चीज़ है आपने क्यों चुना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी कि हमें फार्मिंग का काम पे आना था, बट गोट फार्मिंग हमें लगा कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, बट किसान जो हैं वो छोटे मोटे किसान ही सर्वाइव कर पा रहे हैं, ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतना बड़ा सेटअप लेके काम कर रहा है। तो हमें ये ओवर द पीरियड समझ में आया कि हमें अपने काम से जो भी फ़ायदा नुकसान है वो तो अपना है, बट सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि हम अब आज 300 से 400 किसानों से जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टली हम माल खरीदते हैं। हमारे यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है। इसी तरह से हम लोग आगे आने वाले दिनों में ट्रेनिंग करा के और उनको फार्मिंग खुलवा के
2,500 से 3,000 4,000 किसानों से जुड़ने का हमारा लक्ष्य है। देखिए, काम कोई भी हो, बकरी पालन हमने भी जब शुरू किया था तो लोगों ने बोला था कि ये क्या काम कर रहे हो, लेकिन काम को अगर ढंग से कर रहे हैं, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप पे पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं, तो मैं मना करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपने फार्म को 5 जानवर भी अगर पाल रहे हैं और या 5,000 पालिए या 10,000 पालिए, अगर आप खुद वहाँ नहीं बैठे हैं और या जो भी ओनर ये काम करना चाह रहा है उसको खुद नॉलेज नहीं है, तो वो स्टाफ के दम पे ये काम बहुत दिनों तक तो नहीं होता है। तो है टीडीएस काम है, प्रॉफिटेबल काम भी है। अब हम लोगों को ये दिखा कि इस पूरे सेक्टर में अभी तक जो सिर्फ मीट पर्पस से काम चल रहा है, अब मीट पर्पस के अलावा किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इसके दूध की क्या उपयोगिता है, इसकी जो मैग्नीज है उसकी क्या उपयोगिता है। तो हम उस चीज़ का प्लांट डाल रहे हैं, हम घी का प्लांट डाल रहे हैं, हम चीज़ बनाएंगे और अभी हम खाद भी अपने नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्रॉफिट तब होती है जब आपका 100% आप इस पे देते हैं और 100% देने के बाद अपना 100% नॉलेज के साथ डिवोशन देते हैं। आधी अधूरी नॉलेज के साथ भी नहीं खोलनी चाहिए, तब भी परेशानी होती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप तो बहुत सारे फार्म्स में जाते हैं कि सरकार बोलती है कि भाई आप कोई भी NLM है, कोई स्कीम है, अब उस स्कीम के तहत वो लोग 500, 100, 200, 500 बकरियां लेके आ जाते हैं। किसान फेल ही इसीलिए होता है। पहले किसान को चाहिए कि 25-50 जानवर पाल के देख ले, एक सीजन निकाले, एक साल निकाले, उसके बाद वो स्कीम का लाभ कभी भी ले सकता है। बट पहले मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि 25-50, 100 जानवर ले जाके पालिए, पहले बिहेवियर देखिए, पानी का क्या है, खाने का शेड्यूल क्या है, उसके बाद अब बड़ा फार्म डालिए। तो आने वाले समय में इतना बड़ा फार्म हमने इसलिए डाला है कि जो नए लोग हैं, नए जो काम करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वो भी इस काम को प्राउडली कर पाएँ। तो अब सर, जैसे एक चीज़ आप मुझे और बताइए कि आपके जो फार्म है यहाँ पे जो गोट, इनकी कौन कौन सी ब्रीड है वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। हमारे पास अभी तो हम लोग कोटा, सोजत और बोर गोट में काम कर रहे हैं और विद इन 2 मंथ्स हम लोग सिरोही और एक सानिन है जी, फ्रेंच सानिन होती है जो बेसिकली दूध पर्पस से काम आती है, तो उनकी भी ब्रीडिंग हम लोग अलग सेटअप कर रहे हैं और विद इन मंथ हम लोग शुरू हो जाएगा वो। तो अब सर ये चीज़ें हुई, अब हम चल के फार्म देखना चाहेंगे कि जो शेड है उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वहाँ पे मैनेज होगा, वो देखना चाहते हैं। आइए सर। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जो शेड बनाए हैं वो एलिवेटेड शेड बनाए हैं, तो वो आपने क्यों सेलेक्ट किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को। देखिए, मैं एलिवेटेड शेड की कहानी ऐसी होती है साहब कि 50-100 जानवर आप कन्वेंशनल में पाल सकते हैं। 5,000, 1,500 जानवर अगर आप पाल रहे हैं तो मेरा यही राय होता है कि आप एलिवेटेड शेड पे जाइए। खर्चा होता है, एक 1 टाइम कॉस्ट होती है, लेकिन एलिवेटेड शेड का फ़ायदा ये होता है कि बीमारियां कम होती हैं, जानवर हाइजीन रहता है, अमोनिया से परेशान नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं रहता है, और दवाइयों का खर्चा फिर आपका, जो आप दवाइयों का खर्चा बाद में करेंगे वो आप शेड में अगले 3 साल में दवाइयों का खर्चे का पैसा निकल जाता है। तो यूजुअली यही होती है जो किसान सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि जो 100-200 से ऊपर जानवर पालने की कोशिश कर रहे हैं और वो कन्वेंशनल में पाल लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और आपको बड़े काम करने हैं तो आपको हमेशा एलिवेटेड शेड ही बनाना चाहिए। ओके। अब सर जैसे इसके अंदर हम अगर फार्म के अंदर की बात करें, शेड के अंदर की, तो यहाँ पर आपने जो बॉक्स वगैरह बना रखे हैं, तो इनके बारे में भी आप मुझे बताइए कि ये आपने किस तरीके से। ये एक ग्रेड जो होता है ये 17x17 का होता है और 20 से 25-30 जानवर मैक्सिमम हम लोग रखते हैं। अब जो गाभिन बकरियां होती है, जैसे ये फीमेल और बच्चों का सेट है, तो जैसे जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ माएँ हैं, वो 10-15 रहती हैं। जो गाभिन है या जो गाभिन नहीं है वो 30 तक जाती है। जो गाभिन है वो हम लोग 25 से 20 के बीच में रखते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि सेग्रीगेटेड होते हैं, नंबर्स के हिसाब से उनको स्कैनिंग करना, उनकी दवाइयों के बारे में हम लोगों को ईजी होता है। अब सर ये जो शेड है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो अगर आप थोड़ा सा एक आसान सा कैलकुलेशन। ये 12,000 स्क्वायर फीट का हमारा एक शेड है, ये वाला जो फीमेल सेक्शन है 12 या 14,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और बेसिकली इस शेड की इस हिसाब से बना हुआ है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट नहीं आती है। अगर ऊपर देखिए तो हम लोगों ने इंसुलेशन सीट लगा रखी है, ये 16 mm की इंसुलेशन सीट आती है। इस सीट का फ़ायदा ये होता है कि गर्मी में
5 से 7 डिग्री 10 डिग्री के बीच में, अगर बाहर 40 है तो अंदर 32-33 के बीच में रहता है। और ठंड में भी ओस गिरता है जब लोहे पे, तो वो पानी नीचे गिरता है, तो वो भी वो ठंड में ओस नीचे नहीं आ पाती है। तो ये फ़ायदा होता है इस इंसुलेशन सीट का। उसके अलावा हम लोगों ने फ्लाई कैचर लगा रखे हैं, ताकि देखिए क्या होता है कि एनिमल का सबसे बड़ा बिहेवियर ये होता है कि वो स्ट्रेस में ना हो। खाना पानी हर किसान करता है, उसके अलावा भी स्ट्रेस में आने के 10 कारण होते हैं। तो मच्छर मक्खियों से अगर वो परेशान रहेंगे तो वो स्ट्रेस में ही रहेंगे, वो खाना ढंग से नहीं खा पाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बच्चे अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे फार्म में करीबन 1000 से ऊपर फ्लाई कैचर्स लगा रखे हैं कि जानवर परेशान ना हो। अब सर उसके बाद में जैसे एक चीज़ आप मेरे को ये बताइए, आपने नीचे जो प्लास्टिक की जो फ्रेम वगैरह लगा रखी है, तो ये कैसे मतलब इनको क्यों सेलेक्ट किया, या फिर इनके बारे में भी आप देखिए, ये इन जनरल इंडस्ट्री में गुड फार्मिंग में यही काम आता है। और ये इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें मैग्नीज या यूरिन इसका नीचे गिर जाता है और ये ड्राई रहता है। तो ड्राई रहने के कारण कोई बीमारी नहीं होती है इनको, या अमोनिया भी जो है 8 फुट नीचे गिर जाता है, तो ऊपर तक अमोनिया आ नहीं पाता है। और रोज़ सफाई होती है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोई स्मेल नहीं है। तो हमारे यहाँ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक पूरी मतलब जो जानवरों की देखभाल के लिए एक टीम है और एक टीम पूरी सफाई के लिए है। तो करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का जो नीचे का एरिया है वो रोज़ साफ़ होता है, और रोज़ यहाँ से मैग्नीज निकलती है और हमारे दूसरे साइड पे जाती है। तो अब सर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ये, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर मैंने भी देखा है कि यहाँ पर कोई स्मेल नहीं है। जो साफ़ सफाई का जो आपका रूटीन होता है, जो सिस्टम है साफ़ सफाई का, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। हम लोग सुबह 7 बजे से काम शुरू कर देते हैं, और 7 बजे से जो भी हमारे सफाई के हमारे स्टाफ है वो 7 बजे से शुरू कर देता है। पहले हम लोगों की फ्लोर की सफाई होती है, और फिर हम लोग नीचे की सफाई, जब जानवर बाहर जाते हैं बाहर नीचे की सफाई होती है, जो गार्डन एरिया जहाँ खेलने का, और फिर इनको हम बाहर छोड़ते हैं, फिर इसको साफ़ करते हैं। फिर जब शाम को ये ऊपर आते हैं तो इसके नीचे का हम लोग साफ़ करते हैं। तो इस तरह से करके हमारा ऑलमोस्ट 7-8 घंटे में या 9 घंटे 8 घंटा लग जाता है कि सारी मैग्नीज 3 से 4 5 ट्रॉली 6 ट्रॉली रोज़ निकलती है। तो वो थोड़ा सा टाइडी है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर रोज़ निकले यहाँ से। ओके। अब सर उसके बाद में मैं एक चीज़ सबसे मेन जो ये जानना चाहूँगा कि आपके पास में 5000 गोट है, कहने में मतलब ऐसा लगता है, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है वो एक बकरी के बारे में, इसका क्या रूटीन चल रहा है, पिछले 1 साल का इसका रिकॉर्ड क्या रहा, तो वो आप इनका पर्टिकुलर किस तरीके से रिकॉर्ड नंबरिंग कर रखा है हम लोगों ने। सारे एनिमल्स का नंबरिंग है, और नंबरिंग के हिसाब से हम लोग मैनुअली नोट करते हैं। फिर हमारे पास ऑफिस है, तो कंट्रोल ऑफिस में फिर उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में ऐप बनाया हुआ हम लोगों ने, उस सॉफ्टवेयर पर डालते हैं ताकि हमारा सारी चीज़ें अपडेट रहें। ओके। अब उसके बाद में मैं आपका जो डेली का शेड्यूल होता है, तो वो शेड्यूल आप मेरे को बताइए कि सुबह कब स्टार्ट होता है, फीडिंग वगैरह सारी चीज़ें। हम लोग दिन में 3 टाइम खाना देते हैं, और 2 टाइम हम लोग, एक टाइम जो भी सीजनल दाल का दलहन का भूसा होता है वो देते हैं, और पत्ती, जैसे अभी ये लोग देखिए राजस्थान से पत्ती आती है वो देते हैं, और फिर हम लोग इनको एक टाइम दाना देते हैं। तो दाना में जो हमारा है वो 45% मक्का होता है, 35% जौ होता है, और उसके बाद अलग अलग मात्राओं में अलग अलग, जैसे फीमेल्स हैं तो इनको फैट कंटेंट कम करते हैं, जो मेल है उनका फैट और प्रोटीन बैलेंस करते हैं, इनको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अलग अलग मात्रा में हमारे पास ब्राज़ीलियन इम्पोर्टेड एक मशीन है जो अलग अलग मात्रा में इस चीज़ को हम लोग मिला के, और फिर उस दाने को भिगाते हैं हम लोग दिन में 8 से 10 घंटा, और शाम को उसको गीले को हम देते हैं। ओके। तो सर मशीन के बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें फार्म के बारे में और ये भी जानना चाहूँगा कि मेन चीज़, जैसे हमने अभी चारे की बात की, तो सबसे बड़ी ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि 5000 बकरियों के लिए तो चारा का मैनेजमेंट करना, स्टॉक मैनेज करना या फिर लेके आना, तो उसके बारे में भी आप तो थोड़ा सा। देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी खपत तो काफ़ी है, तो इसके लिए अलग से 2 टीम रखी हुई है, 2 मेंबर्स की। हमारे अपने 3 ट्रक हैं, जो बड़े ट्रक हैं, अपने फार्म के हमारे खरीदे हुए हैं। तो वो जो दलहन का भूसा जहाँ भी सस्ता मिलता है, MP राजस्थान में या UP में भी, वहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं टाइम टू टाइम। और दाना हम लोग जब भी सस्ता, जो भी जहाँ मिलता है वहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं। हमारे पास जो दाने का स्टोरेज रूम है वो 700 टन का है, तो 700 टन दाना सारा मिला के हमारे पास एक टाइम पे रहता है। ओके। अब सर जैसे चारे के बारे में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये भूसा वगैरह दलहन का ये तो मतलब फिर भी मिल जाता है, लेकिन जैसे अभी आप लौंग पत्ती दे रहे हैं, ये तो राजस्थान का कुछ इलाका है वहीं से आपको मिलती है, तो फिर इनको आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे परचेज़ करते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा।
देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 या 2 लोगों की टीम है जो ये चारे का ध्यान रखती है, और लौंग पत्ती राजस्थान से ही आती है। तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ से ये लौंग पत्ती आती है, और टाइम टू टाइम हम लोग रोज़ ही 1 या 2 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो हफ्ते में 3-4 बार 4 ट्रक 5 ट्रक आती है, तो उससे हमारा हो जाता है। अब सर उसके बाद में एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे साल भर का जो मौसम होता है वो चेंज होता रहता है, और बकरियां जैसे काफ़ी सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, इनमें कोई डिजीज़ देखने को मिलेगी या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वो कैसे तरीके से आप मतलब मैनेज करते हैं? 6 लोगों की हमारी सर डॉक्टर की टीम है, और वो लोग ध्यान रखते हैं। प्लस जो फ्लोर के एम्प्लॉई हैं, जितनी भी लेडीज़ काम कर रही हैं, जो देखती रहती हैं। तो अगर इन जनरल आंखों से कोई बीमार दिख रहा है तो उसको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्वारंटाइन में डालते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं अगर ज़्यादा बीमार है। और इन जनरल कोई भी अगर बीमारी आती है, हमारे यहाँ अमूमन नहीं आती है क्योंकि वैक्सीनेटेड है जानवर, और जानवर सब एक साथ आते हैं। और क्वारंटाइन हम लोग, अगर कोई नया जानवर आ रहा है तो 2 महीने वो क्वारंटाइन होता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, जब बारिश होती है, ठंड होती है, तो निमोनिया होता है, छोटी मोटी बीमारी, इनका पेट खराब होता है, तो उसके लिए हमारा डॉक्टर है, और उनको नियमित रूप से चेकिंग होती रहती है, और जो जानवर भी बीमार दिखता है उनको हम इलाज कराते हैं। अब उसके बाद में सर जैसे एक चीज़ मेरे को ये मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर जो भी गोट फार्मिंग करते हैं जी, या फिर जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें जो बकरी हम ला रहे हैं उसका सिलेक्शन करना। तो वो किस तरीके से हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर कैसे आपको देखिए, सस्ती, मैंने आपको बताया ना कि सर हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग यूट्यूब को देख के सोच लेते हैं कि मैं बकरी पालन कर लूँगा। कभी भी बकरी सस्ती नहीं खरीदनी चाहिए। आप 10,000, 12,000, 15,000 रुपये की अगर आपने छोटी पाटे खरीद ली, वो सेट होने में टाइम लगाती है। फुल ग्रोन बकरी खरीदना चाहिए। गाभिन हो तो ठीक है, गाभिन भी हो तो 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो खाली होनी चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो वो अगर आप फुल ग्रोन अच्छी तंदुरुस्त बकरी खरीदेंगे तभी आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, वरना वो आप बच्चे आपके पैदा होंगे वो फुल ग्रोन नहीं हो पाएंगे, अनडेवलप्ड बच्चे पैदा होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम होता है ब्रीडर का। अगर आप ब्रीडर अच्छी नहीं रख रहे हैं तो प्रैक्टिकली बच्चा अच्छा नहीं होगा। तो सर मैं एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो भी फार्मर कोई नया फार्म स्टार्ट करना चाहता है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, तो आप उन्हें आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे कोई 100 गोट का एक फार्म स्टार्ट करता है, तो 100 गोट के लिए उसे किस तरीके की मतलब बकरी खरीदनी चाहिए, बच्चे कितने खरीदने चाहिए, बड़ी कितनी खरीदनी चाहिए, वो उस तरीके का कुछ मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अगर किसी को भी फार्मिंग करनी है, पहले तो ट्रेनिंग करना चाहिए, अच्छी जगह से ट्रेनिंग करें। गोट का चुनाव, अच्छे गोट की चुनाव यही होती है कि फ्रेम उसका अच्छा हो, बड़ी हो। और दूसरा, उनको लाने से पहले आप पहले दवाई, मेडिकल और वेटनेरियन के बारे में पता कीजिए कि आपके आसपास कोई वेटनेरियन है कि नहीं है, और उनसे पूछिए कि वो गोट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो उनसे बोलिए कि भाई हम 100 जानवरों का कर रहे हैं, आप हमसे हेल्प कीजिए, आप इसको देखिए। दूसरा, चारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चारा, दाना, उसकी व्यवस्था आप करके रखिए। जहाँ सस्ती मिलती है, किस समय सस्ता मिलता है, उसका प्रोक्योरमेंट, वो ये 3-4 चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना होता है। और दूसरा, आफ्टर सेल अगर आप करना चाहते हैं तो नियरेस्ट मार्केट क्या है। हमारे पास, हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कराने वाले हैं, और हमारे ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। उसमें हम लोग 2 दिन की और 1 7 दिन की ट्रेनिंग है। अगर कोई ट्रेनिंग करता है और हमसे जानवर खरीदता है तो हम लोगों को पूरी कोशिश होगी कि उसको मेडिकल की सपोर्ट करें, फीड की सपोर्ट करें, और फर्स्ट ईयर अगर उसका जानवर नहीं बिक रहा कहीं तो हम बाईबैक कर लेंगे। सर जैसे अभी आपने बताया था, एक चीज़ कही आपने कि लोग अक्सर जो भी गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करने के मूड में आ जाते हैं या फिर करना चाहते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोई फार्मर आज फार्म अपना स्टार्ट कर रहा है तो उसका एक रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, कि किस तरीके से मतलब कितने टाइम में उसको प्रॉफिट आएगा, कितने टाइम तक जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को एक। कोई भी बिजनेस होता है इनिशियली तो आपको पैसा लगाना होता है। सरकार जो भी सहायता करती है उस पैसे को भी लाने में टाइम लगता है जी। तो आप अगर 10 बकरियों से भी शुरू करते हैं तो एक बकरी 2 साल में 5 बच्चे देती है, या 6 बच्चे, 5 बच्चे मान लेते हैं, 4 भी अगर एक मोर्टेलिटी भी एवरेज हो गई तो 40 बच्चे आपको 2 साल में मिलते हैं।
उन बच्चों को अगर आप बड़ा करके बेचते हैं तो ईजिली एक बच्चा 30 से 40 हज़ार रुपये का बिक जाता है। और 30 से 40 हज़ार से 40 को कर लीजिए तो आप 16 लाख रुपए हो गया आपको 2 साल में। और 10 बकरियों का इन्वेस्टमेंट 20 हज़ार रुपये से भी ले लें तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और उनका खाना 2 लाख रुपए और है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। सर जैसे एक चीज़ मुझे आपके यहाँ पे जो यूनिक दिखाई दी वो ये है कि आप जैसे हम नॉर्मल जो डेयरी फार्म में देखते हैं कि लोग गायों के लिए जो ग्रूमिंग ब्रश होता है वो लगाते हैं, आपने बकरियों के लिए ये जो ग्रूमिंग ब्रश लगाए हैं उसके बारे में आपको देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जानवर जब तक सुकून में रहेगा और हैप्पी रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा, तो आपको पैसा देगा, हर किस्म से पैसा देगा आपको। तो जानवरों को स्किन में प्रॉब्लम होती है, उनको स्क्रैच करना इनकी आदत होती है जी। तो अगर आप नहीं देंगे ये तो वो लोहे में खुजलाएंगे, वो आपस में रगड़ेंगे तो उनको घाव भी लगने की संभावना होती है। तो ये हमारे पूरे जितने भी हमारा पूरा प्रेमाइसिस है 150 से ज़्यादा ये ग्रूमिंग ब्रश लगे हुए हैं, और इन ग्रूमिंग ब्रश से ये होता है कि ये थोड़े स्ट्रेस में कम रहते हैं। अब सर जैसे आपका जो ओपन एरिया है उसके बारे में भी आप बताइए कि ये जो बाहर के जो आपने निकालने के लिए इनके लिए बना रखे हैं वो उसके बारे में। अब हमारा प्लेग्राउंड है सारा, और जितने भी जानवर हैं उनको प्लेग्राउंड में दिन में करीबन 4-5 घंटा, अब तो गर्मी आ गई है तो अब सुबह और शाम को निकालेंगे जी। तो नहीं तो धूप में हमारे सारे जितने भी एनिमल्स हैं तो सुबह धूप में ही होती है। दो टाइम का फीड इनको यहाँ दे देते हैं, एक टाइम का फीड हम लोग ऊपर करते हैं जी। तो अब सर जैसे एक चीज़ और ये आप मुझे बताइए, जैसे आपने सेफ्टी जो प्रिकॉशन है वो भी सारे हमने यहाँ पर देखे हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशन इतने ज़्यादा आपने क्यों किए हैं? क्योंकि नॉर्मल फार्मर इतनी सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। देखिए, मैंने आपको फिर बोला कि 100, 150, 200 के लिए इतनी तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप जब इतना बड़ा फार्म पे काम करते हैं, 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं यहाँ, लोग सुबह से शाम तक, तो आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मतलब ज़रूरत नहीं है जी, बट हमारे यहाँ फायर के जितने भी फायर के नॉर्म्स है वो फायर के नॉर्म्स के हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कल दिन कोई घटना घटती है तो कोई बड़ा दुर्घटना ना हो, और ख़ासकर जब क्या है कि एनिमल्स हैं तो कोई भी घटना घटी तो उन पे घटेगी, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। प्लस बायो हैजर्ड का ध्यान रखा गया है कि सारे बाड़ों के सामने हम लोग सैनिटाइज़र लगाया हुआ है, इंट्रेंस में सैनिटाइज़र लगाया हुआ है ताकि कोई बीमारी लेके ना आए। ओके। अब सर लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा, एक बार आपने बता तो दिया है कि ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन फिर भी अगर कोई फार्मर यहाँ पे चाहता है मुझे ट्रेनिंग लेनी है, यहाँ पे फिर विज़िट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में? हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि अप्रैल के लास्ट वीक तक शुरू होगा, और हमारे कोई भी सोशल मीडिया का पेज फॉलो कर ले जी, और बहुत जल्दी ट्रेनिंग अनाउंस होगा। जो भी अमाउंट होगा, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, वो उस पर सारा कुछ आएगा। इन हाउस ट्रेनिंग होगी, हमारे पास हॉस्टल की भी व्यवस्था है, और यही है। ओके सर, जैसे एक चीज़ मैंने आपके यहाँ पे देखी, जैसे आपने यहाँ पे बकरों के लिए जो ये कोटा फैक्ट्री आपने बनाया है, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि ये कोटा ब्रीड जो होती है वो थोड़ा एग्रेसिव होती है, 70 किलो के बाद वो एक साथ रहते नहीं हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने केजेस बनाए हैं 500 से ज़्यादा, और उसमें वो कोटा को रखते हैं। ध्यान रहता है इंडिविजुअल जो जानवर होता है उसको थोड़ा सा ईजी होता है देखभाल करना, खाना खिलाना, उनकी दवाइयों के बारे में, उनके पौष्टिक जो भी होती है, जो खाने का शेड्यूल होता है वो अलग अलग होता है जी। अब सर सारी चीज़ें हो गई, मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा अपने जो एलिवेटेड शेड के बारे में आपने बताया, ये क्या होता है, क्यों करना चाहिए, वो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एलिवेटेड शेड की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर जानवर जो भी उसका वेस्ट है वो अगर उसके से दूर है तो वो उसको बीमारी नहीं होती है, स्ट्रेस में नहीं होता है। और अगर आप नॉन एलिवेटेड शेड में बहुत सारे जानवरों को रखेंगे तो बीमारी होती है, और फिर दवाइयों पे आप खर्चा करते रहिए। तो सर जैसे आप जो फीड तैयार करते हैं, हमने यहाँ पे देखा काफ़ी सारे अलग अलग जो ग्रेन्स हैं उनको मिला के फीड तैयार किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके दिया जाता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, हमारा फीड हम लोग लाते हैं और उसको पहले पीसते हैं जी। पीसने के बाद जिस अनुपात में हम लोगों को फीड मिलाना होता है मिलाने हैं। ये फीड मिक्सचर मशीनें ब्राज़ीलियन इम्पोर्टेड है, विधाता कंपनी है इंडिया की, वो इसको असेंबल करती है और देती है। ये एडी मशीन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर 1% भी अगर आप मान लीजिए मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं तो अमूमन देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में फवाड़े के साथ प्लास्टिक में बैठ के मिलाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती है या क्वांटिटी अलग अलग चली जाती है। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि अगर 1 टन के अनाज में मिक्स में अगर 100 ग्राम भी हम दवाई डालते हैं या कोई भी मिश्रण डाल रहे हैं तो ये पूरी की तरह उसको मिलाती है और 100% उस पूरे 1 टन में वो 100 ग्राम दवाई पूरी की पूरी मिल जाती है।
तो सर इस वीडियो में आपने काफ़ी यूनिक जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ में शेयर की, और आपने जो टाइम दिया उसके लिए आपका हमारी तरफ से और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से एक बार इनोवेटिव फार्मर को ढेर सारी बधाइयाँ, और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको शुभकामना देते हैं। आप लोग आगे बढ़िए, घर से निकलिए, काम कीजिए, कहीं से न कहीं से स्टार्ट कीजिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और कामयाब होने के लिए इंतज़ार नहीं, आपको घर से निकलना पड़ेगा, काम स्टार्ट करना पड़ेगा। भले एक जानवर से एक गोट से स्टार्ट कीजिए, ये काम अच्छा है और प्रोस्पेक्टिव काम है।